हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए अपने कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 विद्युत धारा जिसका नाम है, और पार्ट नंबर 11 अपने आज इसका डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। ठीक है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता आपने पढ़ लिए थे पिछले जो वीडियो थी। अब उस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है वो अपने इसमें पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो वैसे आपके सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है जो 60% सिलेबस है, लेकिन अगर आप इस टॉपिक को छोड़ते हो तो फिर 16वें चैप्टर में ये फिर से आ जाता है टॉपिक। तो तभी मैं क्या कर रहा हूँ, 16वें में थोड़ा सा अलग टाइप से आता है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही अपने को। तो इस कारण जो आपका वहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे ये टॉपिक करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखिए पहले बच्चों, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो देखो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर तो अपने को देखना ही है, लेकिन एक चीज इसमें और इंक्लूड हो जाती है, अपने आप इंक्लूड हो जाती है। वो वाली चीज वो क्या है? चालकता। तो जिस प्रकार का प्रभाव प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर पड़ेगा उसके बिल्कुल विपरीत प्रभाव चालकता पर, क्योंकि आपको पता है प्रतिरोध और प्रतिरोधकता तो एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो जैसा प्रभाव प्रतिरोध पर वैसा ही प्रतिरोधकता पर। ठीक है, या प्रतिरोधकता अगर कम होगी तो प्रतिरोध भी कम होगा। लेकिन चालकता क्या होती है? सिग्मा बराबर 1/रो, यानी उसके विपरीत होती है चालकता प्रतिरोधकता के। तो अपने को तीनों चीजें अपने पड़ेगी, प्रतिरोधकता, चालकता और प्रतिरोध पर प्रभाव। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि पदार्थों की प्रकृति के अनुसार उनकी प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव अलग अलग होता है। भी अब अपने अलग अलग पदार्थों के लिए पढ़ेंगे। भी क्या है कि जैसे जैसे पदार्थों की प्रकृति होती है उस पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। किसका? ताप का। ठीक है, ताप बढ़ाएं घटाएं उस पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो सबसे जो मेन टॉपिक है वो तो है चालक के लिए, क्योंकि अपने यही है मेन, अपने जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो चालकों में ही होती है। ठीक है, तो मेन चालकों के लिए है। हाँ, आगे दो टॉपिक और हैं लेकिन उनमें दो दो तीन तीन लाइनें आपको बस याद रखनी है। दो लाइनें ही हैं, ज़्यादा नहीं है उसमें याद रखने वाली। मेन चीज़ यही है चालकों पर किस प्रकार क्या करता है, प्रभाव पड़ता है जब अपने क्या करते हैं उनके ताप में परिवर्तन करते हैं। ताप का प्रभाव देखना है तो ताप में अपने को क्या करना पड़ेगा? परिवर्तन करना पड़ेगा। तो देखो चालकों के लिए क्या होता है कि हम जानते हैं कि चालकों की जो प्रतिरोधकता होती है वो M/N/E² टो होती है, ये होती है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जब अपने ताप को बढ़ा देते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? तो देखो डायरेक्ट तो इसमें ताप वाली कोई भी टर्म नहीं है। ताप का कोई टी चिन्ह है क्या? यहाँ पे टी चिन्ह नहीं है इसमें। ठीक है, डायरेक्ट ताप के बारे में कुछ नहीं कहा हुआ। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई संबंध निकालना पड़ेगा यहाँ पे भी, ताप के साथ कौन सी टर्म जुड़ रही है यहाँ पे। ठीक है भाई, डायरेक्ट तो ताप अपने सूत्र में है ही नहीं प्रतिरोधकता वाले में, तो अपने नहीं बता सकते भी क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब अपने को यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या? देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्या कि और ई कांस्टेंट है, वह किसी पदार्थ विशेष के लिए जो क्या है एन का मान भी नियत होता है। एन क्या होता है? इकाई आयतन में जो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, वो भी क्या होती है? नियत होती है। तो परंतु ताप में वृद्धि करने पर इलेक्ट्रॉन को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है तो वे अधिक और जल्दी टक्करें करने लगते हैं। तो क्या होगा? जो आपको पता है कि किसी चालक के अंदर क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि जब इधर उधर जाते हैं, आपको पता है इस पर जब अपने विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं तो ये क्या है? एक दिशा में गति करने लग जाते हैं। अब अपने क्या कर रहे हैं? इसका ताप भी बढ़ा रहे हैं, यहाँ आग जला दी अपने। तो अब क्या फर्क पड़ेगा कि ये जो अपने ताप इसका बढ़ा रहे हैं, तो ताप बढ़ाना मतलब इनको ऊष्मा ऊर्जा देना, आप मतलब एक तरह से ऊर्जा दे रहे हो। तो उन ऊर्जा को, उस ऊर्जा को ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? जल्दी इधर उधर भागना स्टार्ट कर देते हैं। भी जिसमें ऊर्जा होगी वो ज़्यादा भागेगा, तो अब इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ जाती है और जल्दी इधर उधर भागना स्टार्ट कर देते हैं और वो जल्दी टक्करें करने लगते हैं। दूसरा कारण इसका देखो ये भी है कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो क्या होती है? थोड़ी सी बढ़ भी जाती है, लेकिन वो प्रभावी नहीं होती है बढ़ी हुई। एक मिनट अभी बताता हूँ मैं ये वाली। एक बार ये समझो कि इलेक्ट्रॉनों को जब ऊर्जा मिलती है तो वो बहुत ही जल्दी जल्दी टक्करें करने लगते हैं। जिस टक्कर में पहले 2 सेकंड का टाइम लगता था ना, अब वही टक्करें 1 सेकंड में हो जाती है। मतलब ऐसे मान सकते हो आप, मतलब टक्करें क्या होती है? ज़्यादा, क्योंकि इधर उधर जल्दी भाग दौड़ करोगे तो टक्करें ज़्यादा होंगी। अगर मान लो भीड़ भाड़ में क्या हो जाए, एकदम से भगदड़ मच जाए,
तो लोग आपस में ज़्यादा टकराएंगे, लेकिन अगर शांति से जा रहे हैं तो शांति से जाते रहेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे होती है कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ बहुत ही जल्दी टक्कर करते हैं। तो जल्दी टक्कर करने से क्या होता है, दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगने वाला समय विश्रांति काल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। भी आप जल्दी करोगे तो समय कम लगेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जब टक्करें जल्दी होंगी तो टक्करों के बीच जो समय बचा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब विश्रांति काल ओवरऑल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अब आप देखो यहाँ पे जब ये विश्रांति काल टो का मान क्या हो गया, कम हो गया, तो टो कम होने पर टो नीचे है तो रो का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो चालकों की प्रतिरोधकता क्या होती है, जब अपने ताप बढ़ाते हैं तो बढ़ जाती है। और अगर आपसे कारण पूछे एक लाइन में तो आप कारण ये बता सकते हो कि टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे टक्करों के मध्य लगने वाला समय कम हो जाता है या विश्रांति काल कम हो जाता है। इस कारण प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब आप में से देखो कई स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि सर इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये n है, n का मान भी तो बढ़ता होगा जब अपने इसको ताप देते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्री होते हैं। समझ आई बात? तो बात भी सोचने वाली है भी n का मान क्या होगा, बढ़ेगा भी मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। लेकिन इसने कहा है इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब होता क्या है बच्चों, जो ये वाला प्रभाव है ना n का बढ़ने वाला, ये वाला प्रभाव इतना प्रभावी नहीं होता। अब क्यों नहीं होता, वो कारण देखो। अगर आपने पिछली क्लास में पढ़ा हो ना, तो वहाँ पे जो आपने ऊष्मा वाला जब चैप्टर किया होगा तो वहाँ आपने पढ़ा होगा, क्या शायद वो था 12वां चैप्टर, आपके 12वां चैप्टर था शायद, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, जिसमें ऊष्मा के बारे में या ताप पैमाने थे फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, वो 11वीं क्लास का। तो उसमें आपने पढ़ा होगा आयतन प्रसार गुणांक, क्षेत्र प्रसार गुणांक और जो रेखीय प्रसार गुणांक, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, ये होते हैं। तो अब अपने उसमें एक चीज़ पढ़ी थी कि जब भी अपने किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, चाहे वो ठोस है, ठीक है, तो उसका क्या होता है, प्रसार होता है, यानी वो फैलता है। तो फैलने से क्या हो जाता है, उसका आयतन चेंज हो जाता है। अगर उसका आयतन है तो, अगर उसका क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल चेंज हो जाएगा, डेल्टा है। अगर उसकी लंबाई है तो लंबाई चेंज हो जाएगी। तीनों ही चेंज हो सकते हैं उसके हिसाब से। तो अगर मान लो आपने एक तार ले रखी है, तार का आयतन भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि पदार्थ फैल जाता है जब आप उसको गर्म करते हो। तो मतलब आयतन भी बढ़ गया और मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इसमें क्या होगी, थोड़ी बहुत बढ़ गई। तो वो ओवरऑल प्रभाव निरस्त हो जाता है, क्योंकि आयतन भी बढ़ गया, उसी अनुपात में इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। तो क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या इकाई आयतन में उतनी ही रहती है। समझ आई ये बात आपको? यहाँ पे बच्चों को डाउट आ जाता है, मेरे से पिछली बार ज़्यादा बच्चों ने नहीं, लेकिन जो यानी कि आप कह सकते हो कि जो बच्चे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते थे मेरे से, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था, तो उसका आंसर ये होगा। बाकी आपको इतनी उलझन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपको नहीं लगता तो ये वाला, ठीक है, नहीं समझ आता तो आप देखो प्रतिरोधकता, दोबारा से प्रतिरोधकता क्या होती है, जब अपने चालक का ताप बढ़ाते हैं प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। तो प्रतिरोधकता बढ़ती है तो अतः चालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है, अर्थात चालकता का मान ताप बढ़ाने पर चालकों हेतु कम हो जाता है। ये याद रखना, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंपटीशन के लिहाज से ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे पूछते हैं, ये ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो चालकता का मान तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और प्रतिरोधकता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी। अब आता है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध देखो R बराबर रो एल अपॉन ए। तो इसमें आपको पता है रो का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जब रो कम हो गया तो R भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि R क्या है, रो के समानुपाती है, यही है, R रो के समानुपाती है। अगर अपने एल और ए को कांस्टेंट मान ले तो क्या हो जाएगा, जब चालकता कम हो जाएगी तो प्रतिरोधकता कम हो जाएगी तो प्रतिरोध भी कम हो जाएगा। तो अब तीनों चीज़ें सुन लो चालक के लिए दोबारा, कि चालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता क्या होती है, बढ़ती है, प्रतिरोध बढ़ता है, चालकता घटती है। अगर ये तीनों चीज़ें साइड में लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो आप, ठीक है। तो रो का मान बढ़ने से आर का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। रो का मान बढ़ता है चालकों के लिए, यही है। प्रतिरोधकता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। तो इसका आर का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अगर आप इसको वैसे शॉर्ट में लिखना चाहो तो आप ऐसे कह सकते हो, रो बढ़ रही है, ठीक है, आर बढ़ रहा है, और सिग्मा क्या होता है, ताप बढ़ाने पर घट रहा है। और यहाँ आप लिख दोगे टी
को आप क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। ऐसे तीर लगा के लिख सकते हो आप, ठीक है, सिंपल याद करना हो तो। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो होता है प्रतिरोध ताप गुणांक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस में आता है, ये न्यूमेरिकलों में काम आता है बच्चों। ये वाला जो फॉर्मूला है आपके बहुत सारे न्यूमेरिकलों में काम आएगा। ये क्या, इसमें देखो क्या दिया हुआ है, प्रतिरोध ताप गुणांक या टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये एक गुणांक होता है, कांस्टेंट कह सकते हो इसे अपने किसी चालक के लिए। तो ये क्या है, किस प्रकार परिभाषित करते हैं, तो देखो माना किसी चालक का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध क्या है, R0 है, ठीक है, R0 है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और T डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कितना मान लिया, RT मान लिया। क्योंकि आपको मैंने बताया अभी ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध चेंज हो जाता है चालकों का प्रतिरोध बढ़ जाता है ताप बढ़ाने पर, ठीक है। तो अब देखो प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात किया गया कि प्रतिरोधों का जो अंतर होता है RT माइनस R0, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपने क्या करें, एक प्रतिरोध ले लें, उसका प्रतिरोध माप लें, वो R0 है। अब अपने उसको कुछ ताप पर गर्म करें, मान लो उसका ताप आपने T डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, अब पहले 0 था अब T कर दिया, तो उसका प्रतिरोध क्या हो गया, अब RT हो गया। तो ये प्रयोग द्वारा ये निष्कर्ष निकाला, एक्सपेरिमेंटली ये रिजल्ट निकाला क्या, कि RT माइनस R0 यानी प्रतिरोधों का जो अंतर होता है वो क्या होता है, तापों के अंतर के समानुपाती होता है। यानी जो आपने ताप लिया हुआ है, यहाँ पे तो आपने 0 और T लिया हुआ है, तो 0 और T का अंतर T माइनस 0, अंतिम माइनस प्रारंभिक, यानी T के क्या होगा, या ताप का अंतर अपने T माइनस 0 यानी डेल्टा T, ताप के अंतर को अब कौन दिखाएगा, डेल्टा T। तो डेल्टा T के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। यानी क्या होगा, प्रतिरोधों का जो अंतर होगा वो ताप के क्या होगा, अंतर के समानुपाती होगा। क्यों होगा, ये देखो आप एक चीज़ यहाँ पे ये समझो कि जैसे आप ताप बढ़ाओगे तो क्या होता है, प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ता है चालकों के लिए। तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो अब देखो अगर मान लो मैंने कह दिया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी प्रतिरोध का मान है वो 10 ओम है, ठीक है, और आपको कह दिया कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप करते ही जो इसका प्रतिरोध है वो क्या हो जाता है, 15 ओम हो जाता है। तो आपका जो ताप का अंतर है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड का है यहाँ पर, और जो प्रतिरोध का अंतर है वो 5 ओम का है। लेकिन है तो क्या, ये भी बढ़ रहा है, और ताप को जब आप बढ़ा रहे हो तो ये भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब कि क्या है कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है चालकों के लिए। तो ये एक्सपेरिमेंटली एक रिजल्ट निकाला गया कि प्रतिरोध जितना बढ़ता है, जितना प्रतिरोध का अंतर आता है वो ताप के अंतर के समानुपाती होता है। मतलब ताप ज़्यादा बढ़ा दोगे प्रतिरोध ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा जो पॉइंट निकाला, दूसरा ये कि प्रतिरोध, प्रारंभिक प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर R0 के समानुपाती होता है। यानी क्या होता है, जो प्रतिरोधों का अंतर है वो इस R0 के भी समानुपाती होता है। अब ये रिजल्ट कैसे निकाला, ये उन्होंने क्या किया कि प्रयोग के द्वारा निकाला गया रिजल्ट है। कैसे कि उन्होंने एक मटेरियल ले लिया जिसके लिए मान लो R0 का मान क्या था, 1 ओम था, ठीक है, एक दूसरा मटेरियल ले लिया जिसके लिए 2 ओम था। तो उन्होंने जब इसका भी ताप 10 डिग्री बढ़ाया और इसका भी ताप कितना, 10 डिग्री बढ़ा दिया। तो अब उन्होंने क्या किया, जब ये चीज़ नोट की कि इसका प्रतिरोध तो क्या हो गया, 2 ओम हो गया, और इसका प्रतिरोध क्या हो गया, 5 ओम हो गया। मतलब अगर आपका प्रारंभिक प्रतिरोध ज़्यादा है तो ये वाला जो अंतर होगा ना प्रतिरोध का, यहाँ तो 3 ओम का आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 ओम का आ रहा है। मतलब प्रतिरोधों का अंतर भी ज़्यादा होगा। ताप दोनों में देखो 10-10 डिग्री बढ़ा रहे हो आप, लेकिन प्रतिरोधों का जो अंतर है, यहाँ 3 ओम का आ रहा है, यहाँ 1 ओम का प्रतिरोध का अंतर आ रहा है। मतलब ताप में जब आप क्या करते हो, जब आप क्या कर देते हो, ताप को चेंज कर देते हो, ठीक है, समान ताप दे देते हो दो अलग अलग चीज़ों को, तो जो उनके प्रतिरोधों का अंतर है वो प्रारंभिक प्रतिरोध के समानुपाती होता है। जिसका पहला प्रतिरोध, प्रारंभिक स्टार्टिंग वाला प्रतिरोध ज़्यादा है, उसके लिए जो उनके प्रतिरोधों का अंतर है वो भी ज़्यादा होगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि उसका प्रतिरोध ज़्यादा चेंज होगा ताप बढ़ाने के साथ। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो अब समीकरण 1 और 2 से अगर अपने मान रखें, समीकरण 1 और 2 से देखें अगर अपने, ये वही चीज़ बन गई जैसे न्यूटन के नियम में था। न्यूटन ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया था, जो नियम दिया गुरुत्वाकर्षण का, भी क्या होता है, F समानुपाती m1 m2 होता है, F समानुपाती 1/r² होता है। दोनों को मिक्स किया m1 m2 r², और जब बराबर का निशान लगाया तो उसने g वहाँ पे कांस्टेंट दे दिया। तो बिल्कुल वही चीज़ है, डेल्टा T के समानुपाती है, R0 के समानुपाती है। 1 और 2 से लिखें तो RT माइनस R0 डेल्टा T के समानुपाती होगा। तो जब अपने यहाँ पे ये वाला साइन हटाएंगे समानुपाती का, तो एक कांस्टेंट लग जाएगा, और ये कांस्टेंट अल्फा है।
आप में से ये कई स्टूडेंट ये ना सोच लें कि सर आपने ये समानुपाती वाला चिन्ह लगा रखा है, ये समानुपाती वाला अलग है और ये क्या है, अल्फा है ये यहाँ पे, ठीक है। अल्फा एक कांस्टेंट है, समानुपातिक स्थिरांक है। अब अल्फा के बारे में आप ये अपने आगे पढ़ते हैं, पहले फॉर्मूला कंप्लीट कर लें ये वाला, ठीक है। अभी अल्फा होता क्या है वो पढ़ते हैं अभी। तो पहले आर टी माइनस आर जीरो बराबर अल्फा आर जीरो डेल्टा टी, ये समीकरण 3 आ गई। इसको समीकरण 3 मैंने तभी दिया क्योंकि आगे काम आएगी ये वाली समीकरण, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से आर टी का मान निकालूं तो ये आर जीरो इधर चला जाएगा, तो ये आर जीरो प्लस अल्फा आर जीरो डेल्टा टी, और दोनों में से आप आर जीरो कॉमन लो तो आर जीरो कॉमन आके 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी आ गया, यहाँ पे आर टी का मान आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये क्या है, प्रतिरोध आप क्या कर सकते हो, प्रतिरोध का मान लिख सकते हो क्या, कि अगर आपको मान लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी पदार्थ का प्रतिरोध दिया है और किसी T डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको कह दें भी उसके प्रतिरोध का मान निकालो, तो आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो मान। आपको क्या करना होगा, ये वाले दोनों तापों का अंतर निकालना होगा। तो अगर तो मान लो देखो स्टार्टिंग वाला 0 है तो जितना ताप यहाँ पे होगा वही आ जाएगा डेल्टा टी की जगह पे भी। मान लो स्टार्टिंग में 0 था, बाद में 10 हो गया, तो दोनों का अंतर कितना होगा, 10। लेकिन अगर आपको देखो मान लो पहले दे दिया अभी 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और बाद में 20 हो गया, तो अंतर आपको क्या करना पड़ेगा, इसका लेना पड़ेगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड, या आप कह दो भाई मान लो 30 हो गया तो फिर आप लोगे अंतर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेल्टा टी तापों का अंतर है, और ये जरूरी नहीं है कि प्रारंभिक ताप आपका 0 डिग्री ही हो, कुछ भी हो सकता है। अल्फा का मान आपको दिया हुआ होगा, ठीक है। तो अब देखो अल्फा क्या चीज़ है, यहाँ पे अल्फा के बारे में पढ़ते हैं कि अल्फा एक कांस्टेंट है जिसे पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक, जो अपनी हेडिंग पढ़ी थी वो कह देते हैं, ठीक है, प्रतिरोध ताप गुणांक। यानी ये क्या है, अल्फा का मान क्या है, ताप पर ये डिपेंड करता है, ताप के कारण आया है, प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है, तो इस कारण क्या आया है, प्रतिरोध का सूत्र अल्फा के रूप में आया हुआ है। अल्फा अपने को प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता बताता है। और सबसे मैंने ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो लिखी हुई है, जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, क्या चालकों के लिए अल्फा का मान पॉजिटिव होता है क्योंकि ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। समझ आई इतनी बात। अल्फा का मान क्या होगा, जो आपके चालक हैं उनके लिए हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि अल्फा का मान पॉजिटिव उन चीज़ों के लिए होता है जिनका क्या होता है, प्रतिरोध ताप बढ़ाने के साथ बढ़ता है। समझ आई इतनी बात। अभी अपने इसको प्रूव करके दिखा दूंगा नीचे मैं आपको कि अल्फा का मान चालकों के लिए धनात्मक ही क्यों होता है। वैसे तो एक कारण मैंने आपको थ्योरेटिकली बता दिया। थ्योरेटिकली कारण क्या है कि जिन पदार्थों का क्या होता है, प्रतिरोध का मान ताप बढ़ाने के साथ बढ़ता है, उनका लिए अल्फा का मान पॉजिटिव होता है। और अगर इससे उल्टा कह दे अपने कि जिन पदार्थों के लिए क्या होता है, अल्फा का प्रतिरोध का मान ताप बढ़ाने से घटता है या प्रतिरोधकता का मान घटता है, तो उनके लिए अल्फा का मान नेगेटिव होगा। समझ आई इतनी बात। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है, 16वें चैप्टर में फिर आएगी ये चीज़ आपके, ठीक है ना, वहाँ पे आपको दोबारा से याद करनी पड़ेगी। तो अब देखो नेक्स्ट जो चीज़ मैंने लिखी हुई है कि उक्त सूत्र प्रतिरोधकता हेतु भी लिखा जा सकता है। तो रो टी इज इक्वल टू रो जीरो 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। तो रो जीरो यहाँ पे क्या है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक की प्रतिरोधकता या प्रारंभिक प्रतिरोधकता है, और रो टी है यहाँ पे T डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक की प्रतिरोधकता। यानी चाहे तो आपको प्रतिरोध दिया और चाहे प्रतिरोधकता, दोनों के लिए फॉर्मूले एक जैसी हैं, क्योंकि आपको पता है कि आर है वो रो के समानुपाती होता है। तो जो फॉर्मूला आर के लिए वही आप रो के लिए लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो समझ आई इतनी बात कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक का जो मान है वो अपने इस प्रकार लिख सकते हैं। अब आपको देखो बुक में दिखाता हूँ, बुक से मैंने बिल्कुल डिफरेंट की हुई है ये चीज़। यहाँ पे बुक में आपके जो मैंने ये चीज़ करवाई है ना, यहाँ पे लिखवाई है, ये आपके बुक में नहीं है, लेकिन डायरेक्ट उन्होंने ये फॉर्मूला निकाल दिया बुक में। तो मैंने आपको बताया भी ये भी कैसे होता है, ये फॉर्मूला कैसे आता है, आप इसी तरीके से करना। बुक में देखो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया और ये आगे इसकी परिभाषा आ गई, ये प्रतिरोध के लिए लिख दिया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बना कैसे वो मैंने आपको सारा डिटेल में बताया हुआ है बच्चों, तो आपको ये वाला ही याद रखना है। अब नेक्स्ट जो मैं ऊपर बता रहा था जो चीज़, वही चीज़ यहाँ पे बताई हुई है, क्या
कि यदि हमें दो ताप T1 और T2 ताप दिए हों भाई, पहले तो अपने पढ़ा था एक जीरो था एक T था, लेकिन अगर एक ताप पहले T1 दे दिया एक T2 दे दिया, T1 का मान कुछ भी T2 का, तो RT2 यानी T2 ताप पर जो प्रतिरोध होगा वो RT1 1 प्लस एल्फा T2 माइनस T1। ये बिल्कुल वही सूत्र है, फॉर्मूला चेंज नहीं आया इसमें। देखो अगर मैं प्रतिरोधकता की बात करूं तो यहाँ रो टी था और यहाँ रो जीरो था, क्योंकि यहाँ पे ये वाला ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड था और ये वाला ताप क्या था, T डिग्री सेंटीग्रेड था। अब आपने एक ताप को T1 ले लिया स्टार्टिंग वाले को, तो स्टार्टिंग वाला जीरो था तो अब T1 आ गया, और लास्ट वाला क्या था T2 था, तो ये T2 डिग्री सेंटीग्रेड, इधर जो बाद में T हो रहा था अब T2 आ जाएगा उसकी जगह पे। तो जहाँ पे T है वहाँ पे T2 लगाओ और जहाँ पे जीरो है वहाँ पे T1 लगा दो, ठीक है। और अंदर डेल्टा टी की जगह क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो ये फॉर्मूला आप क्या कर सकते हो, अगर आपको दो ताप दिए हुए हो अलग अलग उसके लिए लगा सकते हो। अगर आपको जीरो और टी दिया तो ऊपर वाला लगा लो, और अगर ये दिया तो ये वाला लगा लो, फॉर्मूला उसी से बना है। अब अल्फा की परिभाषा निकालते हैं अपने। अल्फा की परिभाषा क्या होती है, तो अल्फा बराबर देखो क्या है कि आर टी माइनस, अब समीकरण 3 का यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इस वाली समीकरण का। यहाँ से अगर मैं अल्फा का मान निकालना चाहूँ बच्चों समीकरण 3 से, तो ये जो टर्म है ये कहाँ चली जाएगी, इसके बटा में चली जाएगी, यहाँ पे चली जाएगी ना इसके बटा में। तो जब बटा में चली जाएगी तो अल्फा का मान देखो क्या आएगा आपके पास, अल्फा आ जाएगा आर टी माइनस R0 बटा R0 डेल्टा टी, ये आ जाएगा। अब क्या है कि आर टी माइनस R0 ये प्रतिरोधों में अंतर है तो इसको भी डेल्टा आर लिख दिया, इसको डेल्टा टी और ये R0। आर टी माइनस R0 क्या है, प्रतिरोधों में अंतर, जिसको अपने डेल्टा आर से भी शो कर सकते हो, ऊपर भी आप लिख सकते हो डेल्टा आर, लेकिन ऊपर वाले में ये फॉर्मूला बनना नहीं था वो, क्योंकि आर टी R0 इसमें दोनों आ रहे हैं ऊपर वाले में, तो तभी वहाँ डेल्टा आर नहीं लिखा, यहाँ लिख दिया। अब देखो जब भी अपने को किसी भी सूत्र से परिभाषा बनानी हो तो इकाई मानते हैं, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो डेल्टा टी 1 डिग्री सेंटीग्रेड मान लेते हैं और इस R0 का मान 1 ओम मान लेते हैं। तो अगर दोनों को एक एक मान ले तो बचेगा क्या, ऊपर अल्फा बराबर डेल्टा आर बचेगा, तो अल्फा बराबर डेल्टा आर। अब परिभाषा क्या कि इकाई प्रतिरोध वाले चालक पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में परिवर्तन ही प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है। अब ये परिभाषा भी मैंने आपकी बुक से थोड़ी सी अलग ली हुई है, बुक में आपको परिभाषा दिखा देता हूँ, बुक में थोड़ी सी हार्ड है, मैंने उसको यानी सिंपल कर दिया। ये है कि कह सकते हैं कि प्रतिरोधकता ताप गुणांक चालक के ताप में इकाई परिवर्तन करने पर प्रतिरोध ताप गुणांक परिवर्तन के विन्यास के तुल्य होती है, ये परिभाषा है। और एक परिभाषा ये है क्या कि इकाई प्रतिरोध वाले चालक पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में परिवर्तन ही प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है। तो ये परिभाषा थोड़ी आसान पड़ती है, तभी मैंने ये दे दी। अगर किसी के नहीं सेट बैठ रही तो बुक वाली परिभाषा पढ़ सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। बुक जरूर साथ पढ़ो आप, मैं ऐसे नहीं कहता कि मेरे नोट्स ही पढ़ो, बुक भी पढ़ो। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज लेना है तो बुक को साथ साथ पढ़ते चलो, आपकी बुक भी बहुत अच्छी है। कई टीचर तो होते हैं कि हाँ मेरे नोट्स पढ़ लो आप पार हो जाओगे, हाँ नोट्स से आप, मैं ऐसे नहीं कहता भी मेरे नोट्स से नंबर नहीं बनेंगे आपके, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ 100 में से 98 99 नंबर आपके बन जाएंगे। लेकिन 1 नंबर या 2 नंबर की मात बुक से आ सकती है, वहाँ पर आप मात खा सकते हो। मैं आपको इतनी गारंटी देता हूँ भी इतने बन जाएंगे, लेकिन 100/100 की गारंटी नहीं दे सकता। हाँ एक अपनी संभावना जता सकते हैं भी, क्या पता 100/100 का ही आ जाए पेपर इसमें से, नोट्स में से, क्योंकि मैं चीज़ कोई छोड़ तो नहीं रहा हूँ। लेकिन फिर भी कई बार वो क्या है कि बुक से ऐसी चीज़ उठाते हैं जो नोट्स में मैंने इंक्लूड नहीं की होती, कोई छोटी चीज़, जब आपके नंबर काट नहीं हो, एग्जामिनर ने ऐसे ही सोच रखा हो कि काट नहीं है, ठीक है। और अगर पेपर आसान आता है तो फिर तो क्या है, नोट से आपका बेड़ा पार हो ही जाएगा। अब नेक्स्ट है अल्फा का मात्रक और विमा। तो अल्फा का मात्रक देखो, ऊपर जो अल्फा का सूत्र था, अगर मैं अल्फा के सूत्र की बात करता हूँ, अल्फा बराबर ये था, ऊपर प्रतिरोध आ रहा है ओम, नीचे प्रतिरोध R0 आ रहा है ओम, और डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर जब अपने क्या करते हैं इसका मात्रक लिखते हैं तो वहाँ पे केल्विन आता है। बात सही है आपकी, ऐसा ही मात्रक केल्विन ही आता है इसका, और आप इसको लिख भी सकते हो केल्विन। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जब आप अपने प्रतिरोध ताप गुणांक का मान लिखते हैं और जब ये परिभाषित किया गया तो उस टाइम डिग्री सेंटीग्रेड पैमाना यूज में लिया गया। और आपको ज़्यादातर एग्जाम्पल है ना जो इसके जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको डिग्री सेंटीग्रेड में ही मिलेंगे। तो तभी क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड में ही ये वाली वैल्यू दी हुई है।
क्योंकि देखो डिग्री सेंटीग्रेड हो चाहे केल्विन हो, फर्क नहीं पड़ता उससे। अब क्यों नहीं पड़ता वो देख लो कि अगर मान लो आपको मैंने कह दिया 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है और एक चालक का ताप जब बढ़ा दिया तो आपने 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो अब इनका ताप का अंतर लेना आपको, तो यहाँ ताप का क्या है, अंतर लेना है। क्या आ जाएगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। अब इसको अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड को मैं केल्विन में बदलूँ तो 283 केल्विन हो जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री पर 273 होता है। और 20 में बदलूँ तो ये 293 केल्विन हो जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, जब आप दोनों का अंतर लोगे तो अंतर यहाँ पे भी 10 केल्विन का ही आएगा। अंतर 10 ही आएगा, चाहे आप डिग्री में लो चाहे केल्विन में लो, ठीक है। तभी अपने केल्विन की जगह डिग्री यहाँ पे यूज कर लेते हैं, डायरेक्ट नहीं। जब अपने ताप का अंतर आता है तो अंतर चाहे डिग्री में हो चाहे केल्विन में हो, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं अंतर। समझ आई इतनी बात। तभी अपने डिग्री सेंटीग्रेड ले रहे हैं। और जब ये फॉर्मूला बनाया गया तब डिग्री सेंटीग्रेड को ही आधार बनाया गया था, इसी कारण अपने उसी रूप में इसको पढ़ते जा रहे हैं। तो आपको डिग्री सेंटीग्रेड याद रखना है, केल्विन भी हो सकता है, कई बार आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो ओम बटा ओम से ओम बटा ओम कैंसिल, तो ये हो जाएगा या तो डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स हो जाएगा या प्रति डिग्री सेंटीग्रेड इसको बोल देंगे, 1 बटा डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। या आप 1 बटा केल्विन या केल्विन इनवर्स भी इसको बोल सकते हो वैसे, ठीक है। अब इसकी विमा आएगी तो वो क्या आ जाएगी, ओम से ओम कैंसिल ही होगा, डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स तो क्या होता है, या तो थीटा इनवर्स लिख दो आप, ठीक है, m0 l0 t0 थीटा इनवर्स, या कई बुक्स में आपको थीटा की जगह k लिखा हुआ भी मिल सकता है, k इनवर्स, क्योंकि अपने केल्विन के लिए k यूज कर लेते हैं, ठीक है। आपकी 11वीं की बुक में देखना, मुझे पक्का याद नहीं है उसमें क्या दिया हुआ है चिन्ह, k ही दिया हुआ है शायद, k या थीटा दोनों ही चिन्ह यूज करते हैं, तो चाहे थीटा इनवर्स लिखो चाहे k इनवर्स लिखो, कोई बात नहीं। समझ आई बात आपके। अब 2 ग्राफ दिए हुए हैं आपके, ठीक है। तो 2 ग्राफ क्या हैं कि आपको पता है कि जब अपने चालक का ताप बढ़ाते हैं, ताप क्या बढ़ाते हैं, तो जो उसकी प्रतिरोधकता है वो भी बढ़ती है और जो उसका प्रतिरोध है वो भी क्या होता है, बढ़ता है। तो अब यहाँ पे 2 इन्होंने ग्राफ दिए हुए हैं, एक तो निम्न ताप पर प्रतिरोधकता का ग्राफ है भी, अगर अपने ताप क्या रखें, निम्न रखें, फिर प्रतिरोधकता कैसे बढ़ती है भाई, थोड़ा थोड़ा ताप बढ़ाएं और ताप का मान बहुत ही कम हो, तो तब ग्राफ आपका इस तरीके से आता है, ठीक है, इस तरीके से आता है। बढ़ेगी ताप के साथ क्या हो रहा है, प्रतिरोधकता ऊपर की ओर जा रही है, बढ़ रही है मतलब, तो बढ़ेगी तो सही, लेकिन क्या है कि जो इस प्रकार से बढ़ेगी कर्व रूप में, ये प्रैक्टिकली बनाए हुए ग्राफ है। और उच्च ताप पर क्या होगा कि जो मिश्र धातु नाइक्रोम आदि की जो प्रतिरोधकता है वो क्या होती है कि इस प्रकार से बढ़ती है, यानी सीधी रेखा के रूप में बढ़ती है। और सामान्यतः जो अगर अपने लिखें सामान्य ताप पर, तो वो लगभग सीधी रेखा आती है जो मूल बिंदु से गुजरती है। अब आप सोचोगे कि सर सॉरी मूल बिंदु से नहीं गुजरेगी, हाँ सॉरी मूल बिंदु से नहीं गुजरेगी। अब क्यों नहीं गुजरेगी, क्योंकि देखो ये वाला सूत्र है ना, जो अगर तो y बराबर mx हो, आपको पता है अगर मैथ में आप पढ़ा हो आपने सरल रेखा की समीकरण y बराबर mx, तो ये वाली रेखा मूल बिंदु से गुजरती है, ठीक है। और अगर आपको मैं कह दूं कि y बराबर mx प्लस c रेखा, तो आप कहोगे कि सर ये क्या होती है कि इस x अक्ष पे अंतःखंड काटती है ये वाला, और ये ऐसे जाती है, मूल बिंदु से नहीं गुजरती, ये c जितना होता है कांस्टेंट का मान उतने का ये यहाँ पे अंतःखंड काटती है, ठीक है। जो मैथ वाले स्टूडेंट है वो समझ रहे होंगे, बायो वाले रट्टा लगा लेना आप, बायो वालों को मैं कुछ नहीं कह सकता, बायो वालों डायरेक्ट आप रट्टा लगा लेना। तो अब इसमें क्या है कि जो ये वाला ग्राफ है ये आपका इस सूत्र के हिसाब से बन रहा है, y बराबर एम एक्स प्लस सी, वो वाला फॉर्मूला ही बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। एम एक्स का काम यहाँ पे रो जीरो अल्फा टी करेगा और प्लस में सी का मान रो जीरो करेगा, क्योंकि रो जीरो को गुणा करोगे तो रो जीरो प्लस रो जीरो अल्फा टी, तो क्या होगा, रो जीरो यहाँ पे सी का काम करेगा और वो एम एक्स का काम करेगा, y बराबर एम एक्स प्लस सी, उस रूप में ये समीकरण आ रही है। तो इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की इस पर ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट ये पूछ सकता है निम्न ताप पर ग्राफ या उच्च ताप पर ग्राफ, तो आप ये वाला ग्राफ बना सकते हो बच्चों, ठीक है, ठीक है, या उच्च ताप पर आप ये वाला ग्राफ बना सकते हो। अब नेक्स्ट क्या है, अभी मैं आपको ना टॉपिक जब ये करवा दिया फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें से पेपर में पूछी जाती हैं, बाकी चीज़ों को आप स्किप कर सकते हो, एक चांस है आपके पास, लेकिन जिस बच्चे ने 100/100 का टारगेट रखा है उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। जो बच्चे होते हैं यहाँ फिजिक्स में पास हो जाएं, 80-85 नंबर बन जाए, वो छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन जिसने 95+ का टारगेट रखा है उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा।
अब नेक्स्ट आता है विद्युत रोधी या अचालक पदार्थों के लिए। अचालक पदार्थों के लिए क्या होता है, जो प्रतिरोधकता और चालकता है, तो इन पदार्थों की ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता का मान चरघातांक के रूप से, प्रतिरोधकता का मान चरघातांक के रूप से कम होता है, होती है, नहीं होता है लिखना था, और ताप घटाने पर यह क्या होती है, बढ़ती है। अतः परम शून्य ताप पर क्या हो जाती है, ये काफ़ी अधिक हो जाती है। अतः परम शून्य ताप पर इसकी चालकता लगभग शून्य हो जाती है। भी क्या है इसमें आपका, क्या है इन्होंने कह रखा है कि जैसे जैसे अपने ताप का मान क्या होते हैं, बढ़ाते हैं, ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता क्या होगी, कम होती जाएगी। प्रतिरोधकता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। या आप कह सकते हो कि चालकता का मान क्या होता है, बढ़ जाता है ताप बढ़ाने पर। क्यों बढ़ता है, क्योंकि इसमें आपको पता है मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप काफ़ी ज़्यादा ताप कर दोगे तो चांस है इसमें से कि कुछ थोड़े के इसमें से मुक्त इलेक्ट्रॉन निकल जाएं। तो वो क्या करते हैं, इसमें से थोड़ी बहुत विद्युत धारा का प्रवाह करवा भी देते हैं कई बार। मतलब कि इसमें से थोड़ी बहुत विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है अगर इनको अपने गर्म करें, लेकिन ज़्यादा गर्म करने पर ये जल सकते हैं। ठीक है ना, ज़्यादा गर्म नहीं कर सकते अपने इनको, फिर खत्म ही हो जाएगा विद्युत धारा, तो क्या कुछ नहीं प्रवाहित होगा फिर तो ठीक है। तो इस कारण क्या होगा बच्चों, आपको ये याद रखना है कि जो विद्युत रोधी या अचालक पदार्थ हैं, इंसुलेटर होते हैं, जो उनकी ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता का मान चरघातांकी रूप से कम होता है। चरघातांकी मतलब ई की पावर के रूप में। ई जो आपने पढ़ा हुआ है ना, जो 2.718 इसका मान होता है, तो ई की पावर के रूप में कम होता है। और परम शून्य ताप पर यानी 0 केल्विन ताप अगर अपने कर दें, ये वैसे अपने कर नहीं सकते, लेकिन इतना कम ताप अगर अपने कर दें तो जो इनकी क्या है कि ताप घटाने पर, देखो ताप बढ़ाया आपने तो प्रतिरोधकता का मान क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन अगर आप ताप कम करते जाते हो तो प्रतिरोधकता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आप ताप कम करोगे ये वाला मान बढ़ता जाएगा। आपने ताप बिल्कुल परम शून्य 0 केल्विन ले आए तो इस रो का मान क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, यानी इसकी बहुत ही बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो आपको पता है कि सिग्मा बराबर क्या होता है, 1/रो होता है। तो जब रो का मान बहुत ज़्यादा है तो सिग्मा का मान लगभग नगण्य या 0 मान सकते हो। भी एक को आप बहुत बड़ी संख्या से भाग दो तो वो 0.00000 समथिंग ऐसे आएगा, तो उसको आप लगभग 0 मान सकते हो। तो आप ये कह सकते हो, इसमें से क्वेश्चन भी इसी लाइन से आता है कि परम शून्य ताप पर क्या होती है, अचालकों की जो प्रतिरोधकता या चालकता है क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, उतनी ही रहती है, या कोई चेंज नहीं होता है, या एक को बढ़ा दिया एक को घटा दिया, ऐसे करके को आपका ऑप्शन दे सकते हैं कंपटीशन एग्जाम में। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, आपको बस इतनी बात याद रखनी है कि परम शून्य ताप पर इनकी चालकता शून्य हो जाती है लगभग, और प्रतिरोधकता बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। समझ आई इतनी बात। और ताप बढ़ाएंगे जैसे परम शून्य से ज़्यादा करेंगे तो इनकी प्रतिरोधकता कम होती जाती है, और प्रतिरोध कम होता जाता है, चालकता थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है। इनके लिए जो प्रतिरोधकता का सूत्र है ये आपको सूत्र दिया हुआ है, लेकिन ये सूत्र आपके काम का नहीं है और ना ही कभी पूछा जाएगा, क्योंकि ये बीएससी में आने वाला फॉर्मूला है, बड़ी क्लासों में आने वाला फॉर्मूला है, तो वहाँ पे आप इसको पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पे चलो इन्होंने बुक में दे दिया, तो अब यहाँ पे क्या है, ये तो रो बराबर रो जीरो प्रारंभिक जो उसका मान लो क्या है, बिल्कुल सामान्य, जब आपने 0 डिग्री ताप ले लिया या कोई भी ताप ले लिया, प्रारंभिक स्थिति में प्रतिरोधकता है। ई जी वर्जित ऊर्जा अंतराल है, जो अपने 16वें चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या होता है। टी पदार्थ का ताप है, और के बी जो लिखा हुआ है ये वोल्टेज मान नियतांक है। स्टीफन बोल्टेज मान, आपने बोल्टेज मान नाम सुना हुआ है ना, वो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना कांस्टेंट दिया। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना बच्चों कि सर हमें ये फॉर्मूला नहीं याद होता, कभी नहीं पूछता। गारंटी है इस बात की, इसको तो 100/100 वाला भी छोड़ सकता है अगर छोड़ना चाहे तो। ये फॉर्मूला कभी भी नहीं आता पेपर में, लेकिन अपनी आंखों के आगे से तो जाना चाहिए। ठीक है भी, क्या है कि वैसे तो आने के चांस नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को पता तो होना चाहिए भी इनमें क्या होता है। डिटेल में आपके बड़ी क्लासों में आएगा, अब नहीं आएगा ये चीज़, समझ आई। अब फिर आता है अर्धचालकों के लिए। ये क्या है, ये पूरा टॉपिक 16वें चैप्टर में आपका 1.5 पेज का आएगा, 16वें चैप्टर में आएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा वहाँ पे। यहाँ ओनली इसकी इंट्रोडक्शन है कि ताप बढ़ाने पर पहली चीज़ अर्धचालक का पता आपको क्या होते हैं, आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ रखे हों कि अर्धचालक, फिर भी मैं बता देता हूँ सिंपल शॉर्ट फॉर्म में, वैसे तो अपने 16वें चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे फिर भी, कि अर्धचालक वो पदार्थ होते हैं जिनका क्या होता है, जिनकी जो चालकता का मान है वो क्या होता है, चालकों की तुलना में तो कम होता है।
लेकिन कुचालकों की तुलना में ज़्यादा होता है, मतलब बीच वाले होते हैं ये। इनकी जो प्रतिरोधकता होगी चालकों की तुलना में थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन कुचालकों की तुलना में थोड़ी कम होगी। ठीक है, या चालकता कह सकते हो भी, चालकों की तुलना में कम और अचालकों की तुलना में ज़्यादा होती है चालकता। मतलब इनमें थोड़ा बहुत विद्युत का प्रवाह होता है, समझ आई। और इनमें ज़्यादातर वो वाले क्या होते हैं, अर्धचालक वो वाले तत्व होते हैं जिनमें सहसंयोजक बंध बनते हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। ठीक है, ये सारे क्या हैं, अर्धचालक की श्रेणी में आते हैं। इनके बाह्यतम कोश में 4-4 इलेक्ट्रॉन होती हैं, ये इलेक्ट्रॉन का साझा करके सहसंयोजक बंध बना लेता है। एक परमाणु 4 बंध बना लेता है अलग अलग, उसको सहसंयोजक बंध कह देते हैं, साझे के इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं। ठीक है, और अधिक तो क्या होता है, जब अपने ताप बढ़ा देंगे तो सहसंयोजक बंध टूट जाएगा। तो जब एक सहसंयोजक बंध टूटेगा, आपको पता है एक बंध 2 इलेक्ट्रॉनों से बनता है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब क्या हो जाएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जब ये बंध टूट गया। तो मतलब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, तो बढ़ेगी तो इसमें क्या होगा, चालकता बढ़ेगी। चालकता बढ़ेगी मतलब प्रतिरोधकता कम होगी। तो चालकता बढ़ती है और प्रतिरोधकता कम होती है, इनके लिए प्रतिरोध ताप गुणांक का मान क्या होता है, ऋणात्मक। मैंने आपको कहा था कि वे पदार्थ जिनके लिए ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान या प्रतिरोधकता का मान कम होता है, ये प्रतिरोधकता कम होती है, कम होता है, तो उनके लिए अल्फा का मान नेगेटिव होता है। क्या होता है, उनके लिए अल्फा का मान नेगेटिव होता है। तो आपको ये याद रखना है भी, चालकता बढ़ती है, चालकता बढ़ती है और प्रतिरोधकता कम होती है। तो प्रतिरोधकता का जो ग्राफ आता है वो इनमें इस तरीके से आता है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, अपने वहाँ पे पढ़ेंगे फॉर्मूला, जो आपका चैप्टर आगे आएगा 16वां चैप्टर, उसमें इसकी प्रतिरोधकता और चालकता दोनों के सूत्र हैं। आप चाहे बुक उठा के देख लेना, वहाँ पे आपको टॉपिक मिल जाएगा गतिशीलता वाला, अर्धचालकों की गतिशीलता, उसमें सिग्मा और रो, इन दोनों के ही अलग अलग फॉर्मूले अपने को डेराइव करने होंगे, डेराइव। ठीक है, तो आपको समझ आई एक चीज़। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन का आंसर भी अभी दूंगा मैं आपको, लेकिन आपको वीडियो को पॉज कर लेना है। ठीक है ना, वीडियो को क्या कर लेना, पॉज कर लेना, और उस क्वेश्चन का आंसर सोचना है, फिर आपने आंसर देना है। क्या कि जो विद्युत रोधी या अचालक पदार्थ होते हैं, इनके लिए अल्फा का मान नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। ठीक है, पहले वीडियो रोको, सोचो भी अल्फा का मान अचालक या कुचालक पदार्थों के लिए पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। सोचो, वीडियो यहीं रोक दो। अब फिर मैं आपको बताता हूँ, जब वीडियो आपने ऑन कर ली होगी। तो अब देखो क्या होता है कि अचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता का मान ताप बढ़ाने पर कम होता है। तो प्रतिरोधकता या प्रतिरोध कम होगी तो अल्फा नेगेटिव। ठीक है, ओनली चालकों के लिए पॉजिटिव होता है, अर्धचालक और कुचालक के लिए अल्फा का मान नेगेटिव होता है, क्योंकि उनका प्रतिरोध ताप बढ़ाने के साथ घटता है। समझ आई बात। अब आपको बुक से भी मैं दिखा देता हूँ, ये बुक मैंने एक सारणी बना रखी है, इसमें आपको प्रतिरोध ताप गुणांक दे रखे हैं। तो धातुओं के लिए देखो, सारों के लिए ज़्यादा है, चांदी के लिए सबसे ज़्यादा है, तो चांदी सबसे अच्छा सुचालक या सुचालक माना जाता है, चालक मानते हैं सबसे अच्छा। ठीक है ना, चांदी को, उससे कम तांबे की या एल्यूमिनियम की उससे भी ज़्यादा, ये देखो चांदी से भी ज़्यादा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, टंगस्टन आ गया, टंगस्टन की उससे भी ज़्यादा आ गई, और लोहा आ गया 6.5 लोहे की, उससे भी ज़्यादा, लेकिन लोहे की उससे ज़्यादा नहीं। पावर देखो आप साथ में क्या आ रही है, 10 की पावर -3 आ रही है। प्लेटिनम आ गया, पारा आ गया। तो ये आपको याद नहीं रखनी है। ठीक है ना, ही आपसे यहाँ पूछेगा कौन ज़्यादा है कौन कम है, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, ऐसा कभी भी नहीं आता, ना ही कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। समझ आई इतनी बात, इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं तो आपको बस दिखा रहा था कि मिश्र धातुओं के लिए भी पॉजिटिव, आपको तो बस पॉजिटिव नेगेटिव याद होना चाहिए भी, किसके लिए पॉजिटिव होता है किसके लिए नेगेटिव होता है, बस इतने से मतलब होना चाहिए। ये वैल्यू पर नहीं, वैल्यू तो आप किस किस की याद रखोगे, इतनी वैल्यू आप याद नहीं रख सकते। अब देखो, अर्धचालक कार्बन के लिए माइनस होता है, जर्मेनियम के लिए भी -0.05, सिलिकॉन के लिए भी। अब देखो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं यहाँ पर कि जो आपने, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर जो इसके लिए नेगेटिव क्यों होता है और चालकों के लिए पॉजिटिव क्यों होता है, कि आपने कहा प्रतिरोध बढ़ने पर तो क्या होगा, इसका मान पॉजिटिव होगा, प्रतिरोध घटने पर इसका मान क्या होगा, नेगेटिव होगा। वो क्यों होगा, उस क्यों का भी आंसर है, निकल आया आंसर उसका। कैसे कि आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे बोल दूँ, अल्फा का ये फॉर्मूला लेते हैं अपने,
अल्फा का जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो ये वाला ही है। अब आपको मैंने कह दिया कि एक चालक है जिसका प्रतिरोध क्या है R0 यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 ओम है। कितना है? 5 ओम। अब आपने इसका जो ताप है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया। तो अब आर टी का मान इसके लिए क्या होगा? आपको मैंने कहा है कि ये वाला पदार्थ क्या है? एक चालक है। तो चालक का प्रतिरोध हमेशा बढ़ता है ताप बढ़ाने के साथ, बढ़ता है। तो अब ये प्रतिरोध 5 से क्या हो जाएगा? 10, 12, 11 ओम हो जाएगा। मान लो 11 ओम हो गया। तो अब इन दोनों का जो अंतर होगा वो अंतर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये वाला पॉजिटिव होगा ना। आर टी में से R0 11 में से 5 गए 6, अंतर पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव के कारण ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब अगर मैं अर्धचालक की बात करता हूँ, अब किसकी बात करूँ? अर्धचालक की। बिल्कुल यही सेम एग्जांपल लेता हूँ मैं। अब बात आती है अर्धचालक की, ठीक है। तो अर्धचालक के लिए भी उसका प्रारंभिक जो प्रतिरोध है वो 5 ओम ही है, लेकिन 10 डिग्री सेंटीग्रेड जब आपने ताप बढ़ा दिया तो आपको अभी मैंने बताया कि अर्धचालक का प्रतिरोध कम हो जाता है। तो अब ये 5 से 4 ओम या 3 ओम हो जाएगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे आर टी माइनस R0 की वैल्यू अर्धचालक के लिए निकालूँ तो वो -1 ओम आएगी। तो इस कारण जो अल्फा की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? नेगेटिव। ये इसका रीजन है, ठीक है ना। तो आपको मैंने बता दिया, इसका भी बता दिया भी क्या होता है अल्फा नेगेटिव पॉजिटिव किसके लिए होता है और क्यों होता है। इस क्यों का आंसर आपको कोई टीचर नहीं देगा, मैं गारंटी देता हूँ इसकी आपको, ठीक है ना। कोई टीचर नहीं देगा, मैंने ही आपको बताया है। हाँ, हो सकता है आपको एक आध दे दे, लेकिन ज़्यादातर टीचर ये नहीं बताते हैं, ठीक है ना। मैं ऐसे नहीं मेरी यहाँ पे बढ़ाई करूँ भी, हाँ मैं ही आपको अच्छा करवाता हूँ, और भी बहुत सारे टीचर अच्छा करवाने वाले, लेकिन ज़्यादातर नहीं बताते हैं इसको, ठीक है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वीडियो। काफ़ी लंबी हो गई और काफ़ी दिनों बाद लंबी वीडियो बनाई है, और आंखें भी मेरी काफ़ी यानी कि अब हो रही हैं ऐसे स्क्रीन पर देखते देखते। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो पसंद आएगी। ज़रूर मुझे कमेंट में बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी। कमेंट ही तो करना होता है कि जिसमें आपके 15 या 20 सेकंड लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उससे मुझे ये कंफर्म हो जाता है कि आपको समझ आ रहा है अच्छे तरीके से, और मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी आपको समझाने की। अब इसको याद करना आपका फ़र्ज़ है। लास्ट में आपको बताते जाता हूँ मैं कि इसमें से आपको याद क्या चीज़ रखनी है। एक तो चालकों के लिए प्रतिरोधकता का मान क्या होता है, बढ़ता है या चेंज होता है। जो चालकता का मान चेंज होता है वो कैसे होता है, क्यों होता है, तो उसका एक रीज़न आपको कि विश्रांति काल कम हो जाता है, ठीक है। ये सार निकला। फिर ये आपको फॉर्मूला यहाँ तक याद करना होगा। ये वाला फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, आर टी बराबर R0 1 + अल्फा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला काम आएगा आपके। डेरिवेशन इसका बहुत ही कम आने के चांस है, क्योंकि आपकी बुक में तो है ही नहीं, मैं नहीं करवाया डेरिवेशन, तो आपको तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। और एक पॉजिटिव नेगेटिव, किसके लिए पॉजिटिव होता है किसके लिए नेगेटिव होता है। ये विमा वगैरह इसका परिभाषा वगैरह बहुत ही कम चांस है पूछे जाने के। इस टॉपिक में से सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो यही है कि क्या फ़र्क पड़ता है और अल्फा का मान किस प्रकार चेंज होता है। बस प्रतिरोधकता कैसे चेंज होती है, चालकों, कुचालक, अर्धचालक, उन सब के लिए। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों। अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से जारी रखें।